काव्य के रंग कोरोना काल में प्रारंभ हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज का एक छोटा सा प्रयास है अलुमनाई बच्चों का, ताकि कोरोना के नकारात्मक माहौल को सकारात्मक ऊर्जा के साथ काटा जा सके। और इसी प्रयास में ओम जी हमारे सहायक बने और इन्हीं के सहारे हम पिछले 2 महीने से भी ऊपर के समय से ये हर रविवार को यह काम करा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो हर रविवार को मेरे पिताजी के लिए एक ऊर्जा लेकर के आते हैं, जिस ऊर्जा के साथ वो बाकी 6 दिन निकालते हैं। यदि मैं आपको बताऊं कि कल शनिवार के दिन पिताजी के स्वास्थ्य काफी तकलीफ देह था, बुखार था, और मैं कुछ दवाई वगैरह करके, और आज जब सुबह उनसे पूछा मैंने कि क्या करना है, ये तो नहीं, हम थोड़ा सा बैठेंगे जरूर, है ना। तो आप देख रहे हैं जी, आपके सामने वो उस कविता की उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए और देने के लिए सामने बैठे हैं। तो मैं आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए ओम को ओम जी बहुत धन्यवाद स्मिता जी, बहुत बहुत अभिवादन आपको इस शुभारंभ के लिए। और सर्वप्रथम अभिवादन इस कविता सदन में उपस्थित हिंदी विश्व के जाने माने कवि, कथाकार, गद्यकार, लेखक रामदर्श मिश्र जी को, हमारे सभी आमंत्रित कवियों को, जिसमें शहंशाह आलम जी हैं पटना से, कोलकाता से विमलेश त्रिपाठी जी हैं वरिष्ठ कवि, और युवा कवयित्री आगरा से पूनम भार्गव जाकिर जी। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। हमारे सुनने वालों में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कोलकाता से प्रभात पांडे जी, सुरभार पांडे जी लखनऊ से, रचना शर्मा जी वाराणसी से, पुणे से मुकुल कुमारी जी, कई लोग हैं। तो इस पूरे सदन की ओर से रामदर्श मिश्र जी को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको पता ही है कि इको स्पोर्ट्स वेब जर्नलिज्म खालसा कॉलेज अलमुनाई दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस काव्य संध्या में आप सबका हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। इस गोष्ठी की शुरुआत आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के इस आग्रह पर हुई थी कि आज के विभिन्न पीढ़ियों के कवि जो लिख रहे हैं, अक्सर मैं उन्हें नहीं देख पाता हूं, और कोरोना के इस काल में जहां पर बाहर निकलना मुश्किल है, लोगों की आवाजाही मुश्किल है, जो मिलने वाले आते हैं उनको भी रोक है, वे कैसे मिलें, कैसे संवाद करें। लेखकीय संवाद के विस्तार को बढ़ाने के लिए रामदर्श मिश्र जी ने चाहा कि वे कविताएं सुन सके लोगों की। तो ये जो आधुनिक माध्यम है कविताओं को सुनने सुनाने का, संवाद का, ये अटूट माध्यम है, इस माध्यम से इस काव्य संध्या की शुरुआत की गई। और आज इसकी ये मुझे लगता है कि 7वीं 8वीं कड़ी है, और लगभग 50-60 विभिन्न पीढ़ियों के कवि यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। तो आज की ये जो गोष्ठी है, इसमें हमारे कवि आदरणीय शहंशाह आलम जी हैं पटना से, कोलकाता से विमलेश त्रिपाठी जी हैं, और आगरा से पूनम भार्गव जाकिर जी हैं। और हमें जानते हैं कि इसका संयोजन स्मिता मिश्र जी कर रही हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, रामदर्श जी की बिटिया भी हैं वे, और बहुत अच्छा लिखती हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनकी बहुत सारी किताबें हैं, मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी पुस्तकों का संपादन किया है उन्होंने, और वे उनके बिल्कुल बगल विराजमान हैं। और इसका वेब संयोजन कर रहे हैं युवा कवि रविशंकर सिंह जी, जो नेपथ्य में हैं। उनकी आवाज भी हम सुन पाते, लेकिन कुछ माइक की गड़बड़ी के कारण वे प्रस्तुत नहीं हो पाए। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब स्मिता जी ये बताएं कि बांसुरी के बाद डॉक्टर साहब बोलेंगे, उसके पहले डॉक्टर साहब से आग्रह है। जी ओम जी, पापा बाद में ही बोलेंगे, है ना, पापा बाद में ही बोलेंगे। अच्छा, मतलब बिल्कुल बाद में या बांसुरी वादन के बाद शुरुआत कैसे? वो कार्यक्रम जैसा चलता वैसे चलाइए। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो बंधुओं, इस काव्य संध्या की शुरुआत हम बांसुरी पर मंगल ध्वनि से करते हैं, और मंगल ध्वनि के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल,
आज के जाने माने युवा गजल गो हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। वेद मित्र जी से आग्रह है कि वे कोई मीठी धुन, चूंकि ये पावस का मौसम है, सावन का मौसम है, किसी मीठी धुन के साथ आज की मंगल ध्वनि उपस्थित करें। स्वागत, मंगल ध्वनि। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सावन का महीना, पवन करे शोर।
बहुत बहुत धन्यवाद इस मंगल ध्वनि के लिए। सावन से ओतप्रोत ये गीत की धुन इन्होंने प्रस्तुत की है। और हम जानते हैं कि हमारे समय के बहुत बड़े कवि केदार जी ने कभी कहा था कि धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। और ये जो मौसम पूरे देश का है, जिसमें बादल भी है, बारिश भी है, बिजली भी है, यानी वो स्थिति नहीं है जब रामानाथ जी को कहना पड़ा था कि बादल भी है, बिजली भी है, और क्या है सामने, मेरी प्यास अभी तक वैसी जैसी दी थी राम ने। तो प्यास भी बुझ रही है, बादल भी है, बिजली भी है, पूरा मौसम है। ये बात अलग है कि न्याय प्रियता अगर बादलों में हो तो पूरा देश बहुत ही खुशहाल हो सकता है, शस्य श्यामल हो सकता है। लेकिन हमारी कवियों की जो बिरादरी है, निराशाओं में भी प्रत्याशाओं की अनगूंज ढूंढ लेती है। तो यहां पर जो कवियों का समवाय है, से सभी नए दौर के कवि हैं, नई भाषा के कवि हैं, आधुनिकता के कवि हैं, नए शिल्प के कवि हैं, नए तेवर के कवि हैं। जिस आंतरिक लय की बात कविता में की जाती है, उससे वो ओतप्रोत ये कवि हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आंतरिक लय में कहीं भंजन होता है तो कविता जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। और आज की कविता जनता तक पहुंचने का वादा करती है और संकल्प करती है। इसलिए उसने अपना विकल्प जिस नए कविता के फॉर्मेट का चुना है, उसके सामने सदैव संप्रश्नीयता की चुनौती रही है, अज्ञेय के दौर से अब तक। इसलिए यहां पर अगर शहंशाह आलम है तो विमलेश त्रिपाठी जी हैं, बहुत बहुत कोमल कविताएं लिखने वाले। एक दौर था कि वो निराशाओं की कविताएं भी लिखते थे। एक देश और मरे हुए लोग, लेकिन मैं जानता हूं कि हम बचे रहेंगे जैसा उनका संग्रह भी एक आया। और ऐसे बहुत सारे कविता संग्रह उनके हैं। जब मैं उनका परिचय दूंगा विस्तार से तो आप ये देखेंगे कि इस कवि का विस्तार बहुत व्यापक है। इसीलिए यहां पर एक विविध वर्णी संप्रदाय है। पूनम जाकिर हैं जो कि मूलतः कलाकार हैं, पेंटिंग की भाषा में बोलती हैं, लेकिन जब पेंटिंग से उपराम होती हैं, विश्रांत की बेला में होती हैं, उनके भीतर कविताएं जन्म लेती हैं। और जाहिर है कि जो पेंटर अमूर्त होता है तो उसके शब्दों पे खास तरह का बाना धारण करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा ये कवि समवाय जो त्रयी है बहुत ही मजबूत है। यहां पर भी आप देखें कि ये 10वें दशक के कवि हैं। 10वें दशक हिंदी में चर्चा ही नहीं होती, लेकिन आज इसकी ज्यादा जरूरत है। जैसे शहंशाह जी हैं, विमलेश जी हैं, उसके ये तो बहुत ही नई पीढ़ी है, पूनम जी। तो इस तरह से हमारा जो ये कवि समवाय, इसका सूचकांक कविता के तत्व की दृष्टि से बहुत ऊंचा है। और अब हम ये चाहते हैं कि शुरुआत का क्रम ऐसा नहीं रखा है कि कोई युवा कवि है तो उसको सबसे पहले पढ़वाएं, चूंकि लाल किले का मंच नहीं। और ये मंच है रामदर्श जी का, जिन्होंने की पूरी शताब्दी का कविता परिदृश्य देखा है, बहुत आवाजाहियां देखी हैं, लाल कालीन देखे हैं, और कविता का मर्म देखा है, और कथा का मर्म देखा है। बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत लोगों के साथ पढ़ा है, बहुत लोगों के साथ रचा है। तो कभी भी समय को रचने वाला प्राणी होता है। आइए इसकी शुरुआत हम करते हैं हिंदी के जाने माने कवि और पटना निवासी शहंशाह आलम से। 2007 में जब मैं पटना पहुंचा तो शहंशाह आलम को मैंने देखा। उस समय इनका बहुत पहले 1993 के आसपास गर्दादी की कोई खबर आए, ये संग्रह आ चुका था, मुंगेर के रहने वाले हैं ये, लेकिन गर्दादी की कोई खबर आए, यहां से शुरुआत की। फिर इन्होंने शुरुआत की अभी शेष है पृथ्वी राग, आप शीर्षक देखें। और फिर इनके कई संग्रह आए। जब मैंने 11 में पटना छोड़ा तब मैंने देखा कि इसके एक दशक के बीच इनके कम से कम 5 और संग्रह आए। अच्छे दिनों में उड़ैयों का कोरस, वितान 2010 तक आ चुके थे। लेकिन उसके बाद इस समय की पटकथा, फिरक रहा है देह का पानी, आग मुझ में कहां पाई नहीं जाती, और अभी भी इनका एक संग्रह घोषित हुआ है, मेरी बांसुरी मेरी भाषाएं। अभी हमने बांसुरी सुनी। और कवि का आलोचक और क्या है कविता की प्रार्थना सभा, ऐसी 2 आलोचनात्मक कृतियां भी हैं। हमसे जहां चूक होती है जिन कवियों पर, उन कवियों को खोज कर उन पर लिखने वाले शहंशाह आलम हैं। मैं कहता हूं, और शायद परमार श्रीवास्तव भी कहते थे, कि कवि आलोचना एक सामूहिक कर्म है, किसी एक अकेले के बूते संभव नहीं है। शहंशाह आलम ने ऐसे उन तमाम कवियों को उठाया है
जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही शिद्दत से काम कर रहे हैं और जिनकी आलोचना की अदालत में सुनवाई नहीं होती, इसलिए उनका स्वागत और अभिवंदन। लेकिन मैं बताता हूं कि पटना में मैंने इस तरह देखा कि जैसे एक गीत की पंक्ति है कि वृत्त तो अनेक किंतु केंद्र बिंदु एक है। ये ऐसे शख्स हैं जहां पर पूरा कवियों का समवाय इनके आगे पीछे केंद्र में ये रहते थे। और इसीलिए इनकी एक कविता मुझे याद आ रही है कि जब तक एक भी कुम्हार है, ये बहुत अच्छे रेखांकनकार भी हैं, खुद भी कलाकार हैं, पूनम से संपर्क कर सकते हैं, आपकी कला में भी थोड़ी बहुत आंच है। और तो जब तक एक भी कुम्हार है इस पृथ्वी पर और मिट्टी आकार ले रही है, समझो कि मंगल कामनाएं की जा रही है। जब तक एक भी कुम्हार है इस पूरी पृथ्वी पर और मिट्टी आकार ले रही है, समझो कि मंगल कामनाएं की जा रही हैं। ये कुमार एक अकेला शख्स होता है कि कुछ चुनिंदा पंक्तियां हैं। लेकिन अब मैं इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं देना चाहता हूं कि शहंशाह आलम खुद है, बहुत अच्छा पाठ करते हैं, और इसी आग्रह के साथ कि उनके साथ 10वें दशक की भी एक पीढ़ी बोल रही है। शहंशाह आलम अपनी कविताओं के साथ। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज अभिनंदन करता हूं अपने आदरणीय डॉक्टर रामदास मिश्र जी का और बड़े भाई ओम निश्चल जी का, और पुरानी यादें आज यहाँ पूर्वक के सामने आ गई जब हम लोग मुंगेर में मिला करते थे, और सभी परिचित लोग हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और मुझे लगता है ज़्यादा समय ना लेते हुए जी जी बिल्कुल, मेरी पहली कविता का शीर्षक है कठफोड़वा। जी। कठफोड़वा कल्पना का पक्षी नहीं है हमारे ख्वाब का। कठफोड़वा कल्पना का पक्षी नहीं हमारे ख्वाब का, और यह पक्षी कवि के मिजाज का होता है विद्रोही। कठफोड़वा कल्पना का पक्षी नहीं हमारे ख्वाब का, और यह पक्षी कवि के मिजाज का होता है विद्रोही। और यह बटोही होता है इस पेड़ से उस पेड़ का, और यह बटोही होता है इस पेड़ से उस पेड़ का। कभी बटोही होता है इस रास्ते से उस रास्ते का, कभी बटोही होता है इस रास्ते से उस रास्ते का। कोई बहेलिया कोई चिड़ीमार इसका शिकार नहीं करता, कोई बहेलिया कोई चिड़ीमार इसका शिकार नहीं करता। सत्ताधिकारी भी कभी का शिकार करने से घबराता है, सत्ताधिकारी भी कभी का शिकार करने से घबराता है। सत्ताधारियों को मालूम है, सत्ताधारियों को मालूम है कि कभी संसद की दीवार को छेद सकता है। सत्ताधारियों को मालूम है कि कभी संसद की दीवार को छेद सकता है, जिस तरह कठफोड़वा अपनी लंबी चोंच से पेड़ को छेद सकता है। जिस तरह कठफोड़वा अपनी लंबी चोंच से पेड़ को छेद सकता है। यही वजह है सत्ता न कठफोड़वा के पक्ष में रहती है न कवि के। यही वजह है सत्ता न कठफोड़वा के पक्ष में रहती है न कवि के। और यह एक ऐसा इतिहास है जिसे कोई कभी बदलना नहीं चाहेगा। क्या बात, बहुत अच्छा। और यह एक ऐसा इतिहास है जिसे कोई कभी नहीं बदलना चाहेगा। लिहाजा मैं भी कवि से ज्यादा कठफोड़वा होना चाहता हूँ, लिहाजा मैं भी कवि से ज्यादा कठफोड़वा होना चाहता हूँ, ताकि हर तानाशाह के आरक्षित कुर्सी के पांव छेद सके। लिहाजा मैं भी कवि से ज्यादा कठफोड़वा होना चाहता हूँ, ताकि हर तानाशाह के आरक्षित कुर्सी के पांव छेद सके। कितनी डरावनी होती है तानाशाह की कुर्सी, कितनी डरावनी होती है तानाशाह की कुर्सी। कुर्सी से ज्यादा तानाशाह का चेहरा डरावना होता है। किसी ड्रैकुला किसी पिशाच के चेहरे से भी ज्यादा डरावना। और कठफोड़वा हर डरावने चेहरे को छेद सकता है, और कठफोड़वा हर डरावने चेहरे को छेद सकता है। बहुत शुक्रिया। जी जी। एक और कविता इजाजत दो जी। मेरी अगली कविता है, शीर्षक है मदारी। मदारी। मदारी वाला अब नहीं गुजरता मेरे मोहल्ले से। मदारी वाला अब नहीं गुजरता मेरे मोहल्ले से, ना बंदर लेकर ना भालू लेकर तमाशा दिखाने। मदारी वाला अब नहीं गुजरता मेरे मोहल्ले से, ना बंदर लेकर ना भालू लेकर तमाशा दिखाने। हर मोहल्ला नामुकम्मल लगता है उनके बगैर। हर मोहल्ला नामुकम्मल लगता है उनके बगैर। उनकी यह कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, उनकी यह कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सब्जी वाला या आइसक्रीम वाला कोई भी नहीं। हर मोहल्ला नामुकम्मल लगता है उनके बगैर। उनकी यह कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सब्जी वाला
या आइसक्रीम वाला कोई भी नहीं। पिछले जाड़े से भी पहले एक मदारी वाला दिखा था। पिछले जाड़े से भी पहले एक मदारी वाला दिखा था, शहर के कचहरी गेट के नजदीक बंदर को नचाता। पिछले जाड़े से भी पहले एक मदारी वाला दिखा था, शहर के कचहरी गेट के नजदीक बंदर को नचाता और यह गाता कि नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। और यह गाता कि नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। वह बंदर नाचता रहा था बंदरिया के कपड़े पहने। वह बंदर नाचता रहा था बंदरिया के कपड़े पहने, मालिक के दुख को सुख के मौसम में बदलने। मालिक के दुख को सुख के मौसम में बदलने, लेकिन दुख में तो वह बंदर था अपने जंगल को छोड़। वाह, शुक्रिया। लेकिन दुख में तो वह बंदर था अपने जंगल को छोड़कर, जिस तरह उसका मालिक दुख में था अपना घर छोड़कर। जिस तरह उसका मालिक दुख में था अपना घर छोड़कर। घर छोड़ना देह छोड़ना होता है, पिता ने बताया था। घर छोड़ना देह छोड़ना होता है, पिता ने बताया था। देह और घर का यह भेद बस पिता को मालूम था। देह और घर का यह भेद बस पिता को मालूम था। पिता खड़े जो रहते आए थे देह और घर की रक्षा में। देह और घर का यह भेद बस पिता को मालूम था। पिता खड़े जो रहते आए थे देह और घर की रक्षा में। पिता देह को मृत्यु से और घर के समय के उचक्केपन से। पिता देह को मृत्यु से और घर को समय के उचक्केपन से बचाने का अभ्यास रोज करते थे। जिस तरह हम अपने दुखड़े को हर मदारी भी तो यही अभ्यास योग करता आ रहा था। हर मदारी भी तो यही अभ्यास योग करता आ रहा था। मदारी अपनी रातों की रुलाई से रोज लड़ता आ रहा था। मदारी अपनी रातों की रुलाई से रोज लड़ता आ रहा था, क्योंकि तमाशा दिखाने के लिए अब ना तो उसके पास बंदर था, न भालू, न कोई जादू आदि का खेल। मदारी अपनी रातों की रुलाई से रोज लड़ता आ रहा था, क्योंकि तमाशा दिखाने के लिए अब ना तो उसके पास बंदर था, न भालू और न जादू आदि का कोई खेल। और इजाजत है, ये दो काफी। मुंबई और हाँ बिल्कुल, एक और। अच्छा, एक और करता है जी। शीर्षक है गुलेल। जो गुलेल हम लोग चलाते थे बचपन में। पिता ने छप्पर में खास खोस कर रखा था गुलेल। पिता ने छप्पर में खोस कर रखा था गुलेल और गुलेला को टीन के छोटे डिब्बे में करीने से। पिता ने छप्पर में खोस कर रखा था गुलेल और गुलेला को टीन के छोटे डिब्बे में करीने से। पिता गुलेल बनाने में जितने माहिर थे उतने ही माहिर थे गुलेला बनाने में। पिता गुलेल बनाने में जितने माहिर थे उतने ही माहिर थे गुलेला बनाने में, जिस तरह राजतंत्र दक्ष होता है हथियार बनाने में। पिता गुलेल बनाने में जितने माहिर थे उतने ही माहिर थे गुलेला बनाने में, जिस तरह राजतंत्र होता है दक्ष हथियार बनाने में। राजतंत्र टैंक बनाता, बम बनाता, बख्तरबंद गाड़ियां बनाता। पिता बस मिट्टी का गुलेला बनाते, मार्किन का कुर्ता पहने। पिता बस मिट्टी का गुलेला बनाते, मार्किन का कुर्ता पहने। पिता के हाथों बना मिट्टी का गुलेला इतना मारक होता कि अपने निशाने को भेदता ही भेदता बुरी तरह। पिता के हाथों बना मिट्टी का गुलेला इतना मारक होता कि अपने निशाने को भेदता ही भेदता बुरी तरह। पिता अपने जीवन में अगर कुछ बनना चाहते थे तो भगत सिंह बनना चाहते थे। पिता अपने जीवन में कुछ बनना चाहते थे तो बस भगत सिंह बनना चाहते थे, अशफाक उल्लाह खां बनना चाहते थे, राम प्रसाद बिस्मिल बनना चाहते थे। मगर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां या राम प्रसाद बिस्मिल बनना आसान नहीं था। मगर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां या राम प्रसाद बिस्मिल बनना आसान नहीं था। यह बात पिता जानते थे अच्छी तरह। पिता यह भी जानते थे कि देश पर जो उनका कर्ज था वह कर्जा उतारा नहीं जा सकता था रहती दुनिया पर। पिता जानते थे देश पर उनका जो कर्जा था वह कर्जा उतारा नहीं जा सकता था रहती दुनिया तक, जिस तरह देह आत्मा का कर्जा नहीं उतार सकती थी। जिस तरह देह आत्मा का कर्जा नहीं उतार सकती थी और आत्मा देह का कर्जा नहीं उतार सकती थी। लेकिन पिता लड़ाई लड़ना चाहते थे सत्ता में बैठे हुए गोरे लोगों से। सत्ता के पास परमाणु बम थे, परीक्षा पास थे, खुश मिजाज पिता के पास उनका बनाया गुलेला था।
सत्ता के पास परमाणु बम थे, परीक्षा पात्र थे, कुछ मिजाज पिता के पास उनका बनाया गुलेला था और गुलेल था कोई भी युद्ध जीतने के लिए, और गुलेल था कोई भी युद्ध जीतने के लिए। बहुत शुक्रिया। और क्या बात है, बहुत खूब शहंशाह आलम जी। मैंने आपके तीनों कविताएं जिसके विधान में कोई मदारी है, कोई कठपुड़वा है और गुलेल बनाने के बहाने आपने पिता के चरित्र को जैसे उज्जवल तरीके से प्रस्तुत किया है कि उससे बेहद वो जो आत्मा है वो देश की ऋणी है जैसे। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए ये मैं कहता हूं कि जितनी विविधता कविता में आई है, धीरोदात्त से टूट कर उसके कण, उसके परमाणु जहां समा रहे हैं, वह कोई अकिंचन प्राणी है देश का। इसी तरह से कथाकार ऐसे बिंदु उठाता है, कोई ड्राइंग रूम की कहानियां नहीं लिखता है पर काया प्रवेश करता है। और कवि के पास संकेतों की भाषा होती है, बहुत विवरणात्मकता नहीं होती, लेकिन बड़े प्रेम से आपने आख्यान के तरीके से मदारी, कठपुड़वा और गुलेल की जो कविता कथा सुनाई है, बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच रानी श्रीवास्तव जी पटना से जुड़ गई हैं, अर्चना उरुक्षी जी मुंबई से जुड़ी हैं, प्रभात पांडे जी कोलकाता से जुड़े हैं और बहुत सारे चाहने वाले रामदर्श मिश्र जी के सुनने वाले अनुजा शुक्ल जी लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब ये बेला है पूनम भार्गव जाकिर जी को पुकारने का। जैसा कि मैंने बताया कि परिपक्व युवा कवयित्री हैं, ये कोई इस तरह से कि ये युवा कवयित्री तो है लेकिन परिपक्व युवा कवयित्री हैं, मूलतः चित्रकार हैं। जैसा मैंने बताया तमाम एकल और सामूहिक प्रदर्शनियां इनकी आयोजित हो चुकी हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये कार्यरत हैं आगरा में और कई साझा संग्रहों में इनकी कविताएं आ चुकी हैं, कई वेब पोर्टल पर। उसके साथ ही कथादेश, माटी, हंस, कथाक्रम, पुरवाई, बहुमत इत्यादि में इनकी कविताएं आई। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकी युवा कविता कितनी स्तरीय है और जिसको कि इतने अच्छे संपादकों ने अपने पन्नों पर जगह दी है। इनकी एक कविता, अच्छा इनका एक कॉल है कि ये कहती है, कागज पर छपने से ज्यादा मेरी कविताएं और कहानियां दिलो दिमाग पर छपें। ये ख्वाब है एक कवि का। मुझे लगता है कि इसमें क्या शक है कि कागज में तमाम छपा हुआ लाइब्रेरियों में संग्रहित है और आप देखें तो उस पर कोई मुहर नहीं अंकित है किसी पाठक की। तो जाहिर है कि दिल पर सीधे छपे, लेकिन माध्यम कोई न कोई होता है। जैसे आज पे पोर्टल माध्यम है, ये ऑनलाइन माध्यम है, कागज भी एक माध्यम है। सारे माध्यम कवियों के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि कवि मायाकोवस्की ने कहा था कि कवियों के पास हवाई जहाज होना चाहिए, जिससे कि वे जितनी जल्दी कविताएं लिखते हैं उतनी जल्दी उसे पूरे विश्व में अपनी कविताओं को पुलिंदे को गिरा सकें, लोग उन्हें पढ़ सकें। आज की दुनिया में मायाकोवस्की होता तो सोचता कि आज यहां पर हम लिख पढ़ रहे हैं और अमेरिका में उसका लिखा पढ़ा जो है सुनाई दे रहा है। तो पूनम भार्गव जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी कविताएं सुनाएं। मुझे तो उनकी कुछ पंक्तियां याद हैं, मैं उन्हें प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक कविता है किस्सों की दुकान, जिसमें लिखती हैं कि एक दिन एक पल में धुआं हो जाएगा सब कुछ, पुराना सूरज, पुरानी पृथ्वी, पुराना आकाश, सब मर जाएंगे एक दिन, बची रह जाएंगी किसी पेड़ पर खुरच कर लिखी गई तहरीरें, पाई जाएगी कोयला खदानों में कोई पुरातत्ववेत्ता बांचेगा किसी ध्वस्त इमारत की जख्मी दीवार पर जड़ी शाहकार इमारतें, हर युग में भुलक्कड़ स्याहीकार सुनहरी स्याही बनाना भूल जाते हैं। इसीलिए अधूरे प्रेम की सिद्ध कथाएं रक्तिम आभाओं के साथ फिर किसी न किसी किस्सों की दुकान पर पाई जाएंगी, रंग भी मेरे, कलम भी मेरी। और लिखा है कि कभी सोचा न था कि इस विषय पर भी कविता हो सकती, गालियां उसमें लिखते हुए, कभी सोचा न था कि इस विषय पर भी कविता हो सकती है। कभी गालियों को भी महसूस होता होगा कि वो इतनी कमीनी भी नहीं जितने कि वो जिनके थोबड़े पर थूक के साथ उन्हें उगला गया है। मुझे गालियों के साथ बेहद हमदर्दी है। ऐसी कविताएं लिखने वाली पूनम भार्गव जाकिर के खाते में आज कौन सी कविताएं हैं जो ये आज की कविता संध्या में सुनाने वाली हैं? स्वागत
और अभिनंदन। पूनम भार्गव जाकर, आगरा से। अपना माइक पूनम जी ऑन कर लें, उसका कहीं आइकन होगा, उसको दबाएं जिससे आपकी आवाज जो है मुखर होके आ जाए। जाकिर साहब की मदद ले लें। ऐसे समय पति परायण सर वहीं से जी बिल्कुल आपकी आवाज आ गई है पूनम जी भार्गव जाकिर जी। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम, स्नेह प्रणाम सभी को, सभी आदरणीय को, और जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का अभिनंदन है। कोशिश करती हूँ कि आपके जो बुलावे पे मैं खरी उतर पाऊँ। तो बिना किसी भूमिका के एक कविता मशहूर, जिसका शीर्षक है कुछ संजीदा औरतें। जी जी, स्वागत। देखती है सहज भाव से, देखती हैं सहज भाव से सुख की कामना को, कहलाए जाने से बदचलन नहीं होती आहत। उफान की तरह विद्रोह बैठ जाता है पानी की कुछ छींटों से। उधारी पर है बरसों से उनकी जीवित आस, उधारी पर है बरसों से उनकी जीवित आस, चुकाती रहती है ब्याज देह के चुकने तक। पर वो पुरुष देह को शिथिल अवस्था तक ले जाने की मंशा से देना नहीं चूकते निमंत्रण। झोलियां भर लेना चाहती हैं धन धान से, प्रेम तो वैसे भी अचरज ही है उनके लिए। पूरी होती है परछाई, पूरी होती है परछाई मुर्दा खुशमिजाज औरतों की। अचंभा हुआ था जानकर जब व्यस्ततम बाजार में लगभग घसीटते हुए माँ ने कहा था मत देखो उनकी तरफ, टायन है, बंधक बना लेती हैं बच्चों के पिता को। हतप्रभ से उनके चेहरों को याद करके सोचते रहे, कैसे हो सकती हैं सुंदर औरतें इतनी बुरी। समझ आई देर से यह बात कि बुरी नहीं है, बुरी कहलाई जाने वाली औरतें। बस उन औरतों के पेट की आग बहुत बुरी बन गई है, जो पेट के निचले हिस्से से ही मिटती है। मैं दावे से कहती हूँ वो बहुत संजीदा औरतें हैं। मैं दावे से कहती हूँ वो बहुत संजीदा औरतें हैं, व्यापार के बावजूद भी कलंकित देह में मौजूद कौमारे को सहेज कर रखती हैं। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद सर। जाकिर साहिबा बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। धन्यवाद सर। सर एक और पुरुषों से इल्तिजा है, अपने सहयात्री महिलाओं के सहयात्रियों से एक इल्तिजा है। तो कविता का शीर्षक है यात्रा। पुरुष एक दिन तुम, पुरुष एक दिन तुम काठ की हांडी बन जाना, जान जाओगे कि जो आग तुम्हें सर्दी से बचाती है वही आग उसके तन को कैसे जलाती है। पुरुष एक दिन तुम पानी बन जाना, पुरुष एक दिन तुम पानी बन जाना, जाना वो घर आंगन को कैसे शीतल रखती है, गागर में सागर कैसे भरती है। पुरुष एक दिन तुम आकाश बन जाना और देखना एक काया कैसे विशाल हृदय रखती है, पल्लों में बांध दुख को चमकता तारा करती है। पुरुष एक दिन तुम, पुरुष एक दिन तुम वायु बन जाना, जान जाना कैसे वो कचरा बुहारती है और देखना वो सबकी सांस कैसे बनती है। पुरुष एक दिन तुम, पुरुष एक दिन तुम पृथ्वी बन जाना, जान जाना वो कैसे बोझ अपनी पीठ पर रखती है और सूरज तुम तक पहुंचे इसलिए वो धुरी पर घूमती है। पुरुष एक दिन तुम बाती बन जाना, जान जाना बाती कैसे जलती है, प्रकाश कैसे जलती है। पुरुष एक दिन तुम माँ बन जाना, पुरुष एक दिन तुम माँ बन जाना, जान जाना कि कैसे एक स्त्री स्वयं के जन्म से पहले ही गर्भनाल से अजन्मे को जोड़ती है, पिता बन उस स्वप्न को पोषित करती है। पुरुष एक दिन तुम नारी बन जाना, पुरुष एक दिन तुम नारी बन जाना, सहयात्री के साथ यात्रा पर निकल जाना और उसको बताना कैसे वो तुम तक आती है और कैसे तुम उस तक पहुंचने में प्रयासरत हो। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर और जी हाँ, कुछ कविताएं और सुनाएं, 2 कविताएं कम और सुनाएं। जी सर। एक कविता मैं आपको
मेरी कविता का शीर्षक ही है शीर्षक विहित कविता। हम्म, शमशान है मेरी कविताएं, जी जी। शमशान है मेरी कविताएं। मत देखिए, करिए नजरअंदाज। वैसे भी मेरी कविताओं का पाठक मैंने नहीं, कविताओं की भस्म ने ही चुना है। उस प्रेम के गर्भ ने चुना है जो हथेली में कपूर जलाकर मृत देह से रूह को आजाद करने का हुनर सीख रहा है। और यदि आ ही गए हैं तो सहमिए पाठक। कवि के रहस्य उद्घाटन करते करते कवि से बेहतर उसके साथ खड़ा अदृश्य पिशाच दिखेगा, क्योंकि पिशाच ने अभी तक पिशाच होने का धर्म बनाए रखा है। और उसको दबोच कर कवि हर बार की तरह अपने धर्म से चूक गया है। शुक्रिया सर। सर, एक जो मेरी सबसे फेवरेट कविता है और थोड़ी लंबी है, वो मैं अवश्य सुनाना चाहूंगी। सुनाए प्लीज। आदरणीय रामदर्शन सर हैं यहाँ पर, तो मैं उनको जरूर इस बात के लिए सुनाना चाहूंगी इस कविता को। सुनाइए। मेरी कविता का शीर्षक है नाच। जी। नाच की तू फड़कती लौ के उन्माद में है, नाच कि तू फड़कती लौ के उन्माद में है, नाच कि तू जलने की सुख की बयार में है, नाच की ईंट और गारा तेरे शरीर से निकलता है, नाच की ईंट और गारा तेरे शरीर से निकलता है, नाच की तेरे सीमेंट से एक निर्माण संभव है, नाच कि तू वियोग में है, नाच कि तू वियोग में है और तब भी नाच जब तू संयोग में है, नाच कि तू धुरी है, नाच कि तू धुरी है और कुम्हार के हाथ चाक है, नाचने का सुख नचाने वाले को ना दे पगली, तू नाच कि तूने आज किसी को जी भर के गाली दी है, नाच के शिखरों पर खड़ा शिखंडियों का पाखंड खंडित हो, नाच के शिखरों पर खड़ा शिखंडियों का पाखंड खंडित हो, नाच के कदमों की धमक बहरी व्यवस्था की चेतना में सिरन भरे। क्या बात है। नाच तब तक जब तक पैरों के मध्य से रिश्ता हुआ तेरा रक्त निर्माण न कर दे लाल महासागर का, नाच इतना कि बहता रजो रक्त कहे रे इंसान मेरा होना तेरे उपजने की खाद है, वस्त्र पर लगा दाग मातृत्व का श्रृंगार है, नाच की तेरे नाचने से नटराज भी अभिमंत्रित है, नाच की तेरे नाचने से नटराज भी अभिमंत्रित है, नाच की लाशे पर सिर्फ तेरे हुकूक हैं, नाच इतना कि अंगों का संचालन छिने संगीत के वश से, नाच की गति मापने के यंत्र थककर कहें रुक, नाच इतना कि मसामों का पसीना शीतल करे धधकती आंच, नाच के ब्रह्मांड में क्रियान्वित हो तांडव के नए अध्याय, नाच की पूरी कायनात तेरे नाच के इश्क में हो, हर कतरा जो तेरे जिस्म से गिरे वो तेरा रूप हो, नाच इतना कि टूटे हाड़ बहे लहू रिसे रंग हथेलियों से तलवों में उताराए सुर का आलता बन जाए, नाच इतना कि तेरे वक्ष से बहती दूध की धारा उज्जवल कर दे हर कामुकता को, नाच के चक्र महाविनिष्क्रमण का उल्टा चले त्याग के पांव पृथ्वी में कंपन पैदा कर दे, सिद्धार्थ बुद्ध होने की दशा के पार्श्व में यशोधरा की छवि देखें, नाच इतना कि सृष्टि के महारास में मग्न तू आनंद का पर्याय हो, नाच इतना कि अंत आरंभ का पर्याय बने, अंत आरंभ का माध्यम बने, नाच इतना कि कुंडलियों का शोर एकत्र हो कहे तुझसे कि अब नाच का सुख तेरे भीतर जागृत हो आवाहन को आतुर है, नाच का उद्देश्य अणुओं को समेट परम अणु की ओर अग्रसर होने की दिशा में है, नाच अंतिम बार की अच्छी बुरी समझ शक्तियां तेरी ऊर्जा की तरंगों से प्रवाहित हो संवेगों में नाच उठे, नाच इतना कि नाच स्वांत सुखाए के वजूद को खारिज कर विश्व में स्थापित हो, नाच इतना कि लहू लुहान तेरे कदम जैसे ही ऊपर उठे, नाच इतना कि लहू लुहान हो तेरे कदम जैसे ही ऊपर उठे उसे आना ही पड़े, तेरे कदमों तले हथेलियां रख वो कहे
कि बस मैं थक गया तुझ में, नाचते नाचते, हे मुक्ति बोध, हे मुक्ति बोध। शुक्रिया सर, धन्यवाद बहुत खूब, बहुत खूब। जी। ऐसी कविताएं अवाक कर देती हैं जो इतनी सवाक होती हैं, जी इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। पहली बार सुनने का सुख मिला है, पढ़ता रहा हूं, लेकिन नाच शीर्षक से तो अज्ञे ने भी कविताएं लिखी हैं, एक अच्छी कविता लिखी है और उसका खास तरह के करते बड़ी चर्चा में भी रही है। लेकिन आपकी कविताएं जिसमें कि एक दिन पुरुष को कहा जा रहा कि स्त्री बन जाए और उसके बाद ये जो आरंभ का माध्यम बने और नाच, ये मुझे लगता है कि इन पर एक दो पंक्तियों में नहीं कहा जा सकता। मैं इतना जानता हूं कि जो आगरा कवि विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा, गोविंद रजनीश जैसे लोगों का था, वहां पर नई कविता की धमक सुनाई दे रही है, जहां पर जोशना बनर्जी, डॉक्टर अशोक विज और अब पूनम भार्गव जाकिर का नाम भी आ रहा है, और भी कवि होंगे जो अलक्षित होंगे, उन्हें भी मेरा नमन। आगरा नई कविता में करवटें ले रहा है आपके माध्यम से। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा रहा, इसी तरह से कविताएं लिखती रहें और हिंदी को और हिंदी समाज को, जैसे कि हमारे जगूड़ी कहते हैं, हिल गए तो पिल गए वाली सक्रियता, ये धक्का प्रधान सक्रियता का युग है, वे कहा करते हैं। और ये कविताएं कहीं ना कहीं दिमाग में सीधे परिवर्तन नहीं करती, लेकिन एक उजाला भरती हैं, सवाल पूछना सिखाती हैं, उस तलखी को जो कि मनुष्य के भीतर जमी हुई है वर्षों से, उसे पिघलना सिखाती हैं। बहुत धन्यवाद आपको। और अब हम रुख करते हैं विमलेश त्रिपाठी जी की ओर। संयोग है कि विमलेश जी बिहार मकसद से ताल्लुक रखते हैं और कोलकाता में रह रहे हैं काफी दिनों से, तो बांग्ला की संस्कृति, बांग्ला के रहन सहन का भी उनके ऊपर काफी असर है। लेकिन खास तौर से वे कवि हैं, उसके बाद वे कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, बहुत सारी विधाओं में काम किया है और मैं उन्हें एक बहुत अच्छे गायक के रूप में जानता हूं कि लोक गायकी में भी उनका बहुत अच्छा स्थान है। वे जब अपने वाद्य यंत्र के साथ होते हैं और अपनी ऊम झूम के साथ, तो कविताएं और लोक कविताएं खास तरह का नृत्य उपस्थित करती हैं, जिस नाच का जिक्र भी किया है पूनम जी ने। केदार जी पर शोध किया है केदारनाथ सिंह, लोक संस्कृति और आधुनिकता का द्वंद्व, इस विषय पर केदार जी के प्रिय शिष्य भी रहे हैं। जब भी कलकत्ता जाते थे, इनके कांधे पर एक हाथ जो केदार जी का होता था, तो ये बड़ी बात है। और कई कविता संग्रह इनके हैं, जिनमें कविता से लंबी उदासी संग्रह है, हम बचे रहेंगे, ये संग्रह मैंने पढ़ा, बल्कि इसकी पांडुलिपि पढ़ी है, जल्दी से न छपवा लिया होता तो यह भी ज्ञानपीठ से छपता। उसके बाद कैनवस पर प्रेम, कंधे पर कविता, एक देश और मरे हुए लोग, उजली मुस्कुराहटों के बीच, और यह मेरा दूसरा जन्म है, इस तरह के इनके संग्रह हैं। और अधूरे अंत की शुरुआत इनका कहानी संग्रह है। इनका एक उपन्यास है जो नए दौर की नई हिंदी की भाषा में लिखा हुआ है, हमन है इश्क मस्ताना। सूर सम्मान, ज्ञानपीठ का नवलेखन अवार्ड जो बहुत ही अच्छा अवार्ड माना जाता है, युवा शिखर सम्मान, राजीव गांधी एक्सेलेंस अवार्ड इनके हिस्से में। और सबसे बड़ी बात है कि विमलेश त्रिपाठी के पास प्रेम की भाषा है। जैसा कि मैंने कहा था कि उदासी के दिनों को भी इन्होंने व्यंजित किया है, लेकिन मूलतः हम बचे रहेंगे कहने वाला कवि और प्रेम के पक्ष में बोलने वाला कवि वही होता है जो इस दुनिया को रचने का सामर्थ्य रखता है, केवल कविताएं नहीं रचता। इसीलिए इनका एक अंश मैं सुनाना चाहता हूं। इनकी जो बनावट है, इनकी जो गुनावट है, इनका जो मिजाज है कविता में, वो खास तौर पर यहां पर केंद्रीभूत होता है कि कई उदास दिनों के फाके क्षणों के बाद, कई उदास दिनों के फाके क्षणों के बाद, वासन की खड़खड़ाहट के साथ, जैसे अतड़ी की घाटियों में अन्न की सोंधी भाप आती, जैसे लंबे इंतजार के बाद सुरक्षित घर पहुंचा देने का मधुर संगीत लिए प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर आती है, वैसे ही आऊंगा मैं। ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं जो कोलकाता में रहता है, लेकिन हिंदी को वहां पर उर्वर वसुंधरा का अंग बना रहा है। विमलेश त्रिपाठी जी, स्वागत।
अपना माइक मुखर कर लें और फिर बोलें। नमस्कार, आवाज जा रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। सबसे पहले तो मैं रामदास मिश्र जी को प्रणाम कर रहा हूं और ओम निश्चल जी आपका सर आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कभी मुलाकात तो नहीं हुई है मिश्र जी से, लेकिन अब इस तकनीकी माध्यम से हम लोग आपस में जुड़ रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2-3 कविताएं आपको सुनाता हूं। एक पहली कविता है बहने। बहने जो एक देश और मरे हुए लोग संग्रह में शामिल है, मैं सुना रहा हूं। बहने एक एक कर वे चली गई थी, दूसरे घाट दूसरे खूंटे से बंध गई थी। उनके आंचल की हवा उन्हीं के साथ चली गई थी। बहुत दूर किसी देश, नेह की बाती एक घर से उठकर किसी दूसरे घर के कोने में। साग खोटने की हंसली आंगन के ताखे पर रखकर, धनिया की चटनी पीसने की सिलवट एक कोने में छोड़, ककहरा की किताबें और पुरानी फटी कॉपियों में बनी मीरा और बाई लक्ष्मी के अधूरे चित्र छोड़ गई थी वे हमारे भरोसे। उन्हें अब कुछ भी बनना न था, उन्हें अब कुछ भी बनना न था। एक ऐसे देश और समय में पैदा हुई थी वे, जहां उनके होने से कंधा झुक जाता था। कई बार पगड़ी दांव पर लग जाती थी, फिर भी वे हुई थी पैदा। पिता कहते अपना भाग्य लेकर आई थी साथ। इस तरह किसी दूसरे से नहीं जुड़ा था उनका भाग्य। सबका होकर भी रहना था पूरी उम्र अकेले ही, उन्हें अपने हिस्से के भाग्य के साथ। बहुत खूब भाई, बहुत मार्ग। उन्हें कुछ नहीं बनना था इस अभागे देश में, उन्हें कुछ नहीं बनना था इस अभागे देश में। उनके कुछ भी बनने पर बहुत पुरानी कब्रों के भूतों के पहरे थे, कई मिथकों के बड़े और भारी ताले। छोड़ गई थी वे तेल की कटोरियां, रसोई घर में अपने खुरदरे हाथों के निशान। चौकी, बेलना, तसली, कठौती, करछुल, छुलनी, बचपन से उन्हीं से प्यार करना सिखाया था माँ ने। उनके पास अपना कुछ नहीं था सिवाय लड़की जात के उलाहने के। फिर भी खूब हंसती थी मैं, कभी कभी तो इतने जोर जोर से कि उनके हंसने पर भी लग जाती थी पाबंदी। रसोई में आग और धुएं के बीच तपती, रसोई में आग और धुएं के बीच तपती वे थाल में और उमकती हुई हमारे छीपे में परोसती थी रोटियां। तैयार करती थी अपने हाथों से हमें स्कूल के लिए, बिना किसी अफसोस, बिना किसी शिकन। क्या उन्हें स्कूल जाने का मन नहीं करता था? अपने घर की दहलीजों से दूर वे चली गई थीं, एक ऐसी दुनिया में जहां से लौट पाना इस देश में कभी नहीं रहा आसान। क्या बात, बहुत मार्मिक भाई, बहुत। साल के एक दिन उनकी भेजी हुई राखियां आती थीं, या अगर कभी आ गई वे खुद तो जैसे उल्टे पांव लौट जाने के लिए ही आती थी। मैं हर बार उनके चेहरे पर वह पहले का रंग चाहता था देखना। मैं हर बार उनके चेहरे पर वह पहले का रंग चाहता था देखना, वह हंसी देखना चाहता था, वह खूब खूब हंसी जिसमें पूरी दुनिया के लिए जगह होती थी। लेकिन हर बार उनके चुराए चेहरे पर जब उभरती थी कोई छूटी हुई मुस्कान, तब मुझे दिखते थे सैकड़ों सवाल के रेशे जिनका उत्तर मेरे पास नहीं था। प्रश्नों को लिए गई थी मेरे साथ। एक दिन रोते कलपते घर के किसी कोने में मुझे अकेले छोड़, खुद के आंसू से बेपरवाह मेरी भीगी आंखों को आंचल से पोंछती।
बहनें प्रश्नों को लिए साथ लौट हमें अकेला छोड़ उस समय की याद दिलाती जब खूब खूब हंसती थी वे और हमारी हंसी के लिए कुछ भी करने को रहती थी तैयार। एक ऐसे समय की याद दिलाती जब पूरी दुनिया नफरत से भरी हुई थी और बहनों ने सिखाया था प्यार करना और खूब खूब हंसना। बहनें पृथ्वी थी, बहनें पृथ्वी थी जिनके हक में मुझे लड़नी थी एक अंतहीन लड़ाई और एक दिन जीत जाने के विश्वास और संकल्प के साथ। और एक दिन खूब खूब हंसना था सिर्फ उनके लिए और उनके समर्थन में, सिर्फ उनके लिए और उनके समर्थन। बहुत मार्मिक भाई विमलेश जी, आंखें बंद कर दी आपने। राखियों का मौसम है और आपने इतनी मार्मिक कविता सुनाई। और एक कविता है प्रेम पत्र। जी जी, यह मेरा दूसरा जन्म है संग्रह में, संग्रह से है जी। ये मेरा दूसरा जन्म है। प्रेम पत्र। हर काल और हर समय में सबसे अधिक असुरक्षित वही था, उसके हिस्से ही आया सबसे अधिक दुख और उपेक्षा। स्याही से नहीं, दुनिया में सबसे अधिक प्रेम पत्र खून और आंसुओं से लिखे गए। स्याही से नहीं, दुनिया में सबसे अधिक प्रेम पत्र खून और आंसुओं से लिखे गए। सबसे अधिक यंत्रणाएं उसे लिखने वालों को ही दी गई। खत्म करने के लिए उन्हें अप्रत्याशित रूप से जाति के भेद भी हो गए समाप्त। विपरीत संप्रदाय के लोग एक हो गए। सत्ताओं की दुश्मनी भी बदल गई दोस्ती में। सबसे अधिक पराजय और अंधेरा उसे ही लिखने वालों के हिस्से आया। उन्हें खून और आंसुओं में डुबाकर ही मारा भी गया। उन्हें खून और आंसुओं में डुबाकर ही मारा भी गया। यह समय जबकि सरकार कह रही है डिजिटल हो चुका है। यह समय जबकि सरकार कह रही है डिजिटल हो चुका है। भर गई हैं इतिहास की किताबें लोकतंत्र की कीर्ति गाथाओं से। मनुष्य से भी ऊपर जब रख दिया गया है संविधान को। सदियां गुजरी कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेम पत्र लिखना चाहता हूँ। सदियां गुजरी कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेम पत्र लिखना चाहता हूँ, बिना डरे, बिना किसी दबाव के। लेकिन क्या करूं कि मैं एक ऐसे अभागे देश में रहता हूँ कि जब भी कलम गहता हूँ मेरे हाथ जकड़ दिए जाते हैं, कभी इतिहास, कभी धर्म और कभी सभ्यता की किताबों से। लेकिन क्या करूं कि मैं एक ऐसे अभागे देश में रहता हूं कि जब भी कलम गहता हूं मेरे हाथ जकड़ दिए जाते हैं, कभी इतिहास, कभी धर्म और कभी सभ्यता की किताबों से। मैं गुमनाम कभी इस देश का एक प्रेम पत्र लिखने के पहले हर बार मनुष्य से डमी में बदल दिया जाता। बहुत अच्छा भाई विवेक जी। एक कविता और। अच्छा, एक कविता और, एक छोटी कविता और सुनाए। एक हंसती हुई औरतें, छोटी कविता है और जी जी जी, भार्गव जी सुना रही थी। हाँ, तो हंसती हुई औरतें एक छोटी कविता है, मैं सुनाता हूँ। जी। हंसती हुई औरतें अच्छी लगती हैं, हंसती हुई औरतें अच्छी लगती हैं। अच्छे लगते हैं पीले दांत, मुचड़ी हुई सूती की साड़ियाँ और बाह ढीली कुर्तियाँ अच्छी लगती हैं। हंसती हुई औरतें अच्छी लगती हैं। अच्छे लगते हैं पीले दांत, मुचड़ी हुई सूती की साड़ियाँ और बाह ढीली कुर्तियाँ अच्छी लगती हैं। सुंदर लगती हैं हंसती हुई औरतें, सुंदर लगती हैं हंसती हुई औरतें। वे हंसती हैं तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पर कुछ क्षण ठहर उन्हें निहारती है। आकाश छुपकर सलाम करता है।
आकाश झुककर सलाम करता है। हे दुनिया की तमाम औरतों, हे दुनिया की तमाम औरतों, तुम हंसो ऐसे ही, तुम हंसो ऐसे ही। तुम्हारे हंसने से सभ्यता का स्याह अंधेरा धीमे धीमे पिघलता है, धीमे धीमे पिघलता है। बहुत खूब विमलेश जी को सुना हमने। जिस प्रेम के कवि के रूप में मैंने इन्हें चिन्हित किया था, उस परिधि के पार जाते हुए स्त्री की विकलता का भी दस्तावेज इनकी कविताओं में है, सूक्ष्म दस्तावेज। और मुझे लगता है कि यही निशानदेही कोई व्यवस्था, कोई स्कैनिंग मशीन नहीं कर पाती। स्त्री किस पीड़ा से गुजर रही है, व्यक्ति किस पीड़ा से गुजर रहा है। तो विमलेश जी बहुत धन्यवाद। और अब मेरा आग्रह रामदर्श मिश्र जी से है, इन कवियों को सुना है, स्मिता से कहूंगा कि पापा से कहें वो कि अब वो आज का अपना संदेश। डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनका होना यहाँ सदी हमारे कविता पाठ को सुन रही है, हमसे मुखातिब है, ये हमारे कवियों का सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है। और वे खुद बहुत अनुग्रहित महसूस करते हैं। हमारे देश का एक बड़ा कवि युवा कवियों से मिलता है, कवियों से, और जो कि जाहिर है जितने कवि हैं संसार में, अभी फिलहाल हिंदी संसार में, वे उनसे छोटी बहन हैं, तो वे उनको सुनकर बहुत अनुग्रहित होते हैं। पापा आपकी कविता की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अरे वाह, मैं आज अपनी कविता को स्नैप करना चाहता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मित्रों, आज ये क्षण है कि रामदर्श जी को एक बड़ा चैनल इंटरव्यू करने वाला है 7 बजे से, तो मैं चाहता था उन्हें मुक्त कर दूं, लेकिन वे खुद उन्होंने कहा कि नहीं, जिस गोष्ठी को मैंने बुलाई है, मैं कितना भी थक जाऊं लेकिन इसे सुनना चाहता हूं। और आपको ये भी बता दूं कि अगला जो 15 अगस्त है, उस दिन वे 98वें साल में प्रवेश करेंगे। तो हम उनकी लंबी दुआओं की अभी से क्यों सदैव कामना करते हैं। और चूंकि ये प्रोटोकॉल है, मैं अपने गीत को स्क्रैप करना चाहता था कविता को, लेकिन डॉक्टर साहब चाहते हैं कि सुने, तो एक प्रेम की भीनी भीनी सुगंध वाला गीत मैं भी पढ़ देता हूं, जो आपके लिए भी है और रामदर्श जी के लिए है। सुने, थोड़ी रागिनी भी है, चूंकि नई कविता के फॉर्मेट में विचार का काफी प्राधान्य होता है, तो उसे थोड़ा सा डाइल्यूट करते हुए गीत। शीर्षक है तेरे मेरे अधरों पर एक ही तुम है। किस जन्म का बंधन ये, किस जन्म की प्रीत है, किस जन्म का बंधन ये, किस जन्म की प्रीत है। तेरे मेरे अधरों पर एक ही तो गीत है, तेरे मेरे अधरों पर एक ही तो गीत है। किस जन्म का बंधन ये, किस जन्म की प्रीत है। तेरे मेरे अधरों पर एक ही तो गीत है, तेरे मेरे अधरों पर एक ही तो गीत है। कोई तो है हमको साथ लिए जाता है, मखमली दुआओं में चित्त डूब जाता है। कोई तो है हमको साथ लिए जाता है, मखमली दुआओं से चित्त डूब जाता है। कोई तो डोर यहाँ तेरे मेरे बीच है, मेरे तेरे अधरों पर, तेरे मेरे अधरों पर एक ही तो गीत है। इतनी भी दूरी हो मगर पास लगता है, इतनी भी दूरी हो किंतु पास लगता है। तुम उदास लगती हो मन उदास लगता है, कितनी भी दूरी हो किंतु पास लगता है। तुम उदास लगती हो मन उदास लगता है। इस उदास जीवन में कोई तो मीत है, मेरे तेरे अधरों पर एक ही तो गीत है। किस जन्म का बंधन ये,
किस जन्म की प्रीत है, तेरे मेरे अधरों पर एक ही तो गीत है। और आखिरी पद, कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है, कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है, प्यार के लिए कोई पुनर्जन्म लेता है, प्यार के लिए कोई पुनर्जन्म लेता है। प्यार है तभी तो इंसानियत की जीत है, तेरे मेरे अधरों पर एक ही तो गीत है, किस जन्म का बंधन ये। तो ये गीत, ये कविता आपके सम्मुख रामदास मिश्र जी की सेवा में पूरे समुदाय, जो हमारा साहित्य संप्रदाय है, उसकी सेवा में। और हम रामदास जी को सुनना, उन्होंने आप सबको सुना, हिंदी कविता के प्रमुख आलोचक हैं, हिंदी के प्रमुख कवि हैं, हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, रिपोर्टाजकार हैं, संस्मरणकार हैं, और विभिन्न विधाओं में उनकी आवाजाही रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि पूरा हिंदी विश्व उनके माध्यम से यहाँ पर उपस्थित है। सौभाग्य है। रामदास जी को सादर प्रणाम करता हुआ इस पूरे सदन की ओर से आग्रह करता हूं कि वे संबोधित करें और अपनी कविताओं से भी हम सबको आनंदित करें। शहंशाह आलम जी, पूनम जी, विमलेश जी, मैं आपकी कविताओं से भर गया। इतनी अच्छी कविताएं सुनी मैंने तो लगा कि आज की कविता क्या रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं घर में रहता हूं और पढ़ना मेरा हो गया है, पत्रिकाएं आती हैं, देख लेते हैं, लेकिन इसके माध्यम से आप लोग आते हैं और अपनी कविताएं पढ़ते हैं तो कविता का रस तो मुझे मिलता ही है। ये बोध होता है कि आज कहाँ जा रही है। और ये विमलेश जी की कविता मैं सुन रहा था, बहन वाली, तो अपनी बहन की मौत याद आ गई। मैं मन ही मन रोने लगा था। और आज की तारीख थी, वह आज के समय से रूबरू हो रही हैं। और एक खास बात यह है कि इन कविताओं में सादगी का सौंदर्य है। मैं सादगी के सौंदर्य को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि स्वयं सादा हूँ, सादी कविताएं लिखता हूँ, तो मुझे वो कविताएं पसंद नहीं आती हैं बहुत उलझी हुई हों, अपनी शैली में भी, कथ्य में भी। आप लोग कविताएं जो बहती हुई हैं, बहती होकर भी बड़ी गंभीर हैं अंदर से। तो मुझे बड़ा भराव अनुभव हो रहा है। मैं अच्छी कविताओं से रूबरू हुआ हूँ, अच्छा लगा। आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। ओम जी को क्या कहा जाए, ओम जी के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है। ओम जी का ज्ञान इतना व्यापक है कि वे हिंदी साहित्य के विश्व में फैले हुए तमाम कवियों को, लेखकों को जानते हैं, उनसे उनका अपनापन है। और ये भी उनकी चेष्टा है, उनकी कृपा है कि यहाँ अच्छे कवियों का आना होता है। तो वो आज भी वो स्थिति है। मैं उन्हें क्या धन्यवाद दूं, वो मेरे बहुत अपने हैं। वेद मित्र मासुरी का क्या कहना, मुझे बहुत अपने हैं। वेद मित्र जो है बहुत अपने हैं। और ये कहा गया था कि हर गोष्ठी के पहले वेद जी बांसुरी बजाएंगे। अंग्रेजी के अध्यापक हैं कॉलेज में, अच्छे कवि हैं, अच्छे आलोचक भी हैं, अच्छे ये गजलकार भी हैं। तो ये पूरा जो एक परिवेश था, समारोह था, इसका
बहुत अच्छा लगा मुझे। और अपनी मैं कुछ कविताएं आपको सुना रहा हूँ। जी जी, स्वागत स्वागत। बहुत सारे कवि साहित्यकार यहाँ पर आ गए हैं आपको सुनने। डॉक्टर साहब आगरा से डॉक्टर अशोक बेज और बहुत सारे लोग। पहले मैं अपना सुन रहे जी। एक बादल गीत सुनाऊंगा। जी जी जी, स्वागत। आते घिर घिर जाते फिर धरती के आंगन में इनका क्या जाने क्या छूट गया है। आते घिर घिर जाते फिर धरती के आंगन में क्या जाने क्या छूट गया है। जंगल जंगल बारी बारी खेतों खेत क्यारी क्यारी आंगन आंगन द्वारे दिनवा रतियां सांस सकारे झरते झरझर डरते थर इनके भरे भरे जीवन घट का जाने फूट गया है। क्या बात है। इनके भरे भरे जीवन घट का जाने क्या फूट गया है। नदियों नदियों तालों तालों पर्वत पर्वत ढालों ढालों रस्तों रस्तों घाटों घाटों गांवों नगरों हाटों हाटों पड़ते ढर ढर आते भर भर कौन है इन बेचारों का कौन सहारा टूट गया है। कौन कहे इन बेचारों का कौन सहारा टूट गया है। झींसी बन बन झड़ियां बन बन झींसी बन बन झड़ियां बन बन क्षण बन बन कर घड़ियां बन बन बादल बन बन बदली बन बन विरहीन बन बन कजरी बन बन किसे को लाके चुप हो जाते किसे को लाके चुप हो जाते। हाय न जाने कौन बदर्दी इन पगलों को लूट गया है। हाय न जाने कौन बदर्दी इन पगलों को लूट गया है। आते ही घिर घिर जाते फिर। बहुत अच्छा गीत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक गीत और पढ़ रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। इतना लिखा क्या क्या नहीं मन कह गया। इतना लिखा क्या क्या नहीं मन कह गया। लगता रहा फिर भी सदा कुछ और बाकी रह गया। लगता रहा फिर भी सदा कुछ और बाकी रह गया। बैठा हुआ हूँ धूप में वह प्यार से सहला रही। बैठा हुआ हूँ धूप में वह प्यार से सहला रही। अमरूद पर फिरती गिलहरी और चिड़िया गा रही। अमरूद पर फिरती गिलहरी और चिड़िया गा रही। संवाद से करते हुए दहके शिशिर के फूल हैं। संवाद से करते हुए शिशिर के फूल हैं। यूं ही पलों में एक युग हंसती नदी सा बह गया। पलों में एक युग हंसी नदी सा बह गया। मन गुनगुनाने सा लगा फिर चौंक कर गया। मन गुनगुनाने सा लगा फिर चुप हो गया। यह क्या हुआ जैसे कि कोई दर्द मुझ में रो गया। यह क्या हुआ जैसे कि कोई दर्द मुझ में रो गया। बजने लगे फिर कान मुझ कहे आतंक के। बजने लगे फिर कान में कुछ कहे आतंक के। लगने जैसे कि कोई घर अचानक ढह गया। लगने लगा जैसे कि कोई घर अचानक ढह गया है। जा रहा यूं ही से डरता हुआ सा आजकल है। यूं ही समय डरता हुआ सा आजकल है। हो रहा खाली मनुज भरता हुआ सा आजकल है। हो रहा खाली मनुज भरता हुआ आजकल। लेकिन नहीं कविता रुकी चलती रही चलती। उसकी दुआ से आदमी कितने कड़े उसकी दुआ से आदमी कितने कड़े जनता। इतना लिखा क्या मन क्या गया।
बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत खूब डॉक्टर साहब। बहुत 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 सुंदर सर। तो सर आपकी हसीयत पढ़ रहा हूँ। जी जी। वैसे तो प्रेम कविता है ये वैसे। अरे क्या, ये शाश्वत विषय है डॉक्टर साहब। सुबह उठा लगा बाहर का उजाड़ तुझे पुकार रहा है। सुबह उठा लगा बाहर का उजाड़ मुझे पुकार रहा है। उसकी उजड़ी सी एक स्फूर्ति बनकर मेरी रग रग दौड़ गई। उसकी उजड़ी हंसी एक स्फूर्ति बनकर मेरी रग रग में दौड़ गई। आंगन में कुर्सी पर बैठा तो मेरे हाथ में चाय का प्याला। आंगन में कुर्सी पर बैठा तो हाथ में चाय का प्याला था। उसके उष्ण लड़ी में पत्नी का मुख प्रतिबिंबित हो उठा। उसकी उस नाली में पत्नी का मुख प्रतिबिंबित हो रहा था। प्याले पर अंकित उसके हाथों का अंधगंधी स्पर्श मेरे स्पर्श में समा रहा था। उसके हाथों का अंधगंधी स्पर्श मेरे हाथों में समा रहा था। आंगन के पेड़ों को देखता रहा। आंगन पेड़ों को देखता रहा। आंखों में उनकी हरिश्मा उतर आई। आंखों में उनकी आत्मीय हरिश्मा उतर आई। पूछने लगी, कैसे हो? चिड़िया चहचहा उठी। कैसे हो? चिड़िया चहचहा उठी। सुप्रभात सुप्रभात। गिलहरियां छिक छिक की भाषा में संवाद करती रहीं। गेंदे के फूलों की लाल लाल पीली आभाएं रगने लगी मेरी कल्पना को। सोचता हूं ये कौन होते हैं हमारे। सोचता हूं ये कुत्ते हैं हमारे। लेकिन क्यों लगता है कि मेरी सुबह कितनी उदास होती। सोचता हूं लेकिन सोचता हूं ये कौन होते हैं, लेकिन क्यों लगता है कि ये होते न होते तो मेरी कितनी उदास होती। मकान का हर का मेरे पास आकर घर के स्वर में बोलने लगा। मकान का हर कमरा मेरे पास आकर घर के स्वर में बोलने लगा। चलता हुआ दरवाजे पर गया तो सड़क ने कहा राम राम। चलता हुआ दरवाजे पर गया तो सड़क ने कहा राम राम। और आसपास की तमाम गूंजें मुझ में व्याप गई। और आसपास की तमाम गूंजें मुझ में व्याप गई। अखबार आकर गिरा। मेरे हाथ पर पसर गई पूरी दुनिया। मेरे हाथ पर पसर गई पूरी दुनिया। रोटी हंसती हुई। कहाँ कहाँ अनजाने लोग, कहाँ कहाँ के अनजाने लोग, मगर क्यों इनकी हंसी मेरे भीतर फूल बनकर महकने लगती है। कहाँ के अनजाने लोग, मगर क्यों इनकी हंसी मेरे भीतर फूल बनकर महकने लगती है और दुख कांटा बनकर चुभने लगता है। मैं सोच ही रहा था कि मेरी नन्ही पौत्री सामने खड़ी हो गई। मैं ये सोच ही रहा था कि नन्ही पौत्री सामने खड़ी हो गई, मंद मंद मुस्कुराती हुई और उछलकर मेरी गोद में समा गई। उसके भार से मैं एकदम हल्का हो आया और एकाएक बचपन बन गया। उसके भार से मैं एकदम हल्का हो आया और एकदम बचपन में गया। अरे मैं सब क्या लग गया। पत्रिका ने तो प्यार की कविता मांगी थी। अरे इसमें क्या लग गया। पत्रिका ने तो प्यार की कविता मांगी थी। बहुत अच्छा, बहुत खूब डॉक्टर साहब। एक और पढ़ दे रहा हूं मैं। जी जी जी, स्वागत। एक शोहरत। बंद कमरे में मैं अपनी नन्ही पौत्री के साथ वाल संवाद कर रहा था। बंद कमरे में मैं अपनी नन्ही पौत्री के साथ
वाद संवाद कर रहा था, लग रहा था कि दुनिया का सारा सुख इस संवाद में समा गया है। लग रहा था कि दुनिया का सारा सुख इस सब में समा गया है। किवाड़ पर दस्तक हुई। किवाड़ खोल पूछा, कौन है आप? किवाड़ खोल पूछा, कौन है आप? मैं शोहरत हूं, मैं शोहरत हूं। तो आइए अंदर बैठिए। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूं, ये कहने आई हूं कि तुम घर के अंदर क्यों घुसे रहे हो? मुझे पाने के लिए मेरे पीछे दौड़ना पड़ता है, यहां वहां न जाने कहां। देख नहीं रहे हो दौड़ मची हुई है, देख नहीं रहे हो दौड़ मची हुई है। मैं मुस्कुराया, तो जाओ ना उनके साथ जो दौड़ मचाए हुए हैं, तो जाओ ना उनके साथ जो दौड़ मचाए हुए हैं। मुझे तो तुम जितना मिल चुकी हो बहुत है, और हर बार तो तुम स्वयं चलकर मेरे घर आई हो। हाँ, लेकिन अब लोगों की हाँ, लेकिन अब लोगों की बाधाई दौड़ में इतनी फंस गई हूं कि किसी के घर जाने का अवसर ही नहीं मिलता, किसी के घर जाने का अवसर ही नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से थोड़ा समय निकाल यहाँ आई हूं तुम्हें परामर्श देने। आई हो तो एक नेक काम कर जाओ ना, तो एक नेक काम कर जाओ ना। मेरे पड़ोस में अनेक घरों में मुश्किल से कभी का चूल्हा जलता है। आई हो तो एक नेक कराओ ना। देखो मेरे पड़ोस के अनेक घरों में से कभी कभी चूल्हा जल जाता है, उनमें हाहाकार करता रहता है चुपचाप। एक दर्द उनमें हाहाकार करता रहता है। तुम उनकी आवाज बन जाओ ना, उनकी आवाज बन जाओ ना। उनके दर्द को उन तक पहुंचा दो जो अभागों के हमदर्द मसूहा बन कहे जाते हैं। तुम उनके दर्द को उन तक पहुंचा दो ना, तो अभागों के हमदर्द मसीहा कहे जाते हैं। चुपचाप खड़ी रही और चुपचाप खड़ी रही, फिर बोली, मैं अभागों की पुकार नहीं हूं, मैं अभागों की पुकार नहीं हूं, मैं तो भाग्यशालियों का जय जयकार हूं, मैं तो भाग्यशालियों का जय जयकार हूं। मैं किवाड़ बंद करके कमरे में आ गया, मैं किवाड़ बंद करके कमरे में आ गया। वो कौन सी दादाजी? बच्चे ने पूछा। वो कौन सी दादाजी ने पूछा। बेटी एक थी जो साथ लग जाती है तो आदमी खुले रूप में खाना पीना, चलना फिरना, सोना हंसना सब भूल जाता है। वो कौन सी दादाजी? बच्ची ने पूछा। बेटी एक थी जो साथ लग जाती है तो आदमी का खुले रूप में खाना पीना, चलना फिरना, हंसना सोना मुहाल हो जाता है। वो अपने घर में ही अपने घर का नहीं रह जाता, घर का भी नहीं। बच्ची अबूझ भाव से देखती रही, बच्ची अबूझ भाव से देखती रही, सोचती रही कि आखिर कौन सी बीमारी है, आखिर कौन सी बीमारी है। वाह, सारा बहुत हो गया। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपकी इन कविताओं के लिए, इन आशीर्वचनों के लिए, इस सानिध्य के लिए, इस अध्यक्षता के लिए, और कवियों को इतना स्नेह और प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन नहीं, कविता रुकी, चलती रही। उसकी दुआ से आदमी कितने कड़े दिन सह गया, ये कवि का संदेश है। और जितना अंधकार भरा समय हो, लेकिन कभी भी थकता नहीं है। वो चुनौतियों को रूबरू रहता है, कोई न कोई राह उसे सूझती है। बहुत आभार। आज जिन वरिष्ठ कवियों ने यहाँ पर कविताएं पढ़ी, विमलेश जी, शहंशाह आलम जी, युवा कवित्री पूनम भार्गव जाकिर जी, सब लोगों की कविताओं की सुगंध से जैसे इस कविता संध्या का कोना कोना भर गया है, उजास भर गई है। इस सांध्य वेला में भी जो गोधूली की वेला लगभग हो रही है, डॉक्टर साहब की उपस्थिति, एक सदी की उपस्थिति है, एक पूर्वज पुरुष की उपस्थिति है, कविता के मर्मज्ञ की उपस्थिति है,
और इस भावधारा में नहाने गोते लगाने वाले एक व्यक्ति को उपस्थित है। उसके साथ हम इस कविता की जाह्नवी में स्नान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर स्मिता मिश्र जी, जो इस काव्य संध्या की संयोजक हैं, खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे आप सबके प्रति, श्रोता समूह के प्रति, कवियों के प्रति, रसज्ञों के प्रति, दूरागत यहाँ पर एकत्र हमारे सभी कवि मित्रों के प्रति आभार ज्ञापित करें। स्मिता जी। नमस्कार। और हमेशा की तरह ये जो काव्य संध्या है, काव्य संध्या हम सब आपको भर गई है, और आपके घर का तो नहीं था, मेरा घर तो भर गई है कि मेरे पिताजी मैं कल से शिथिल देख रही, क्योंकि बुखार था, काफी अस्वस्थ थे, और अभी वो आपके सामने बैठे और कविताएं सुनी और सुनाई, आनंद ली, और अभी अगर समय होता तो वो कुछ और सुनाते। तो मैंने ही किया कि पापा काफी है। पापा का एक काव्य संग्रह है दिन एक नदी पर, उसकी एक कविता जो 1 सितंबर 1999 में लिखी थी, उसका एक छोटी सी कविता है, बच्चा। मेरे बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारों के आकाश में क्या क्या है। मेरे बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी आंखों के आकाश में क्या। हाँ, इतना जानता हूं कि मुट्ठी में कुछ नहीं है। हाँ, इतना हूं कि मेरी मुट्ठी में कुछ नहीं है। पता नहीं है कहां कहां तक पहुंचना है, पता नहीं तुम्हें कहां कहां तक पहुंचना है। मैं आंगन से सड़क तक पहुंचा सकता। आओ मेरे बेटे, मेरी को पकड़ लो, इसके सिवा मेरे पास है ही। तो पिता के रूप में पापा ने हमेशा अपनी उंगली माई है। एक टीचर के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर मैंने भी अपने विद्यार्थियों को ये उंगली थमाई है, और ये उंगली थमाने का ही ये एक उदाहरण है। यह काव्य संध्या, काव्य संध्या उस भीषण समय में, कोरोना के उस भीषण दौर में शुरू हुई, अप्रैल में शुरू हुई, जब हाहाकार मचा हुआ था। तमाम मेरे ही कहां पर संकटों जूझ रहे थे। कुछ ने अपने माता पिता को खो दिया, कुछ ने अपने भाई बंधु खो दिए। तो ऐसे में उनके भीतर कि हम हैं, यह बोध जगाने के लिए ये काव्य संध्या दूसरी वार्ता शुरू की गई थी, जिसमें मेरे लिए सबसे सुखद अनुभूति रही कि ओम जी का साथ मिला। और ओम जी का साथ मिला तो मेरे बच्चों को केवल उंगली नहीं, पूरा हाथ मिल गया, जिस खेते हुए ओम जी आज यहाँ तक लेके आए हैं। तो मैं शहंशाह आलम जी, पूनम भार्गव जी, त्रिपाठी जी, वेद मित्र जी, तो उन्होंने हमें बंशी के माध्यम से सावन मैया तो सही बात है। इसीलिए हमारे पिताजी सरकंडे से लिखते हैं, उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है पूनम की जो सुंदर औरतें हैं और गालियां हैं, यानी एक ऐसे पक्ष पर उन्होंने कविता लिखी में मेरे लिए बहुत एक गहन अनुभूति भीतर भर गई। विमलेश त्रिपाठी जी को मैंने बताया, मैंने पापा को मैं वहां बैठी हुई थी पापा के सामने, और पापा को मैं आंखें भरते हुए देख रही थी जब बहन की पढ़ रहे थे। और ओम जी कि वे फेसबुक पर आज सुबह ही गीत पढ़ रही थी कि पाहुन से आते हैं, तो ओम जी के बादल पाहुन से आते हैं
और पाहुर यानी भेंट लेकर चले जाते हैं। आज भी आप पाहुर लेकर के चले जा रहे हैं। तो मैं खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केट और वेब जर्नलिज्म के जो एलुमनाई उसकी ओर से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और आग्रह करती हूँ कि अगले रविवार हम पुनः साथ होंगे। आभार जी। आभार जी, सभी को अभिवादन, सभी को आभार, डॉक्टर साहब को अभिवादन। और अगले रविवार को हम लोग फिर ऐसे ही कवियों के साथ यहाँ मिलेंगे। सानिध्य होगा डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र जी का। बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिवादन और शुभ संध्या। सभी मित्रों को नमन। प्रणाम सर। जय 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 डॉक्टर साहब जी। विनय जी बहुत शुक्रिया, शहनशाह जी बहुत शुक्रिया, रक्षा शर्मा जी, रानी श्रीवास्तव जी, अर्चना जी और बहुत सारे हमारे मित्र जो ओझल हैं लेकिन यहाँ पर हैं और सबका बहुत शुक्रिया। पूनम जी बहुत आभार। फिर आपको पढ़ेंगे जी सर, सुनेंगे और आपकी कलाकृतियों को भी देखेंगे। बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुक्रिया। हम लोग विदा ले सकते हैं।